Let me share my screen. I'm sharing my screen. Please mark your present fast. Okay. Is it visible, students? Okay. So I am on the fourth chapter, that is Fundamental Rights Part 1. Actually जो आपण आज जो चॅप्टर लर्न करणार आहोत, that is Directive Principles of Fundamental Rights, that is lesson number 6. But we have learned these two chapters, Fundamental Rights Part 1 and Fundamental Rights Part 2. तर फंडामेंटल राईट्स पार्ट 1 अँड पार्ट 2 जर तुम्हाला समजला असेल तरच आपल्याला तो जो मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत कर्तव्य मीन्स डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ फंडामेंटल राईट्स हा लेसन पण नीट समजणार आहे. हॅव यू ऑल रिवाइज्ड दॅट लेसन? Everybody is saying yes. What about homework? आपण डिस्कस केला होता होमवर्क लास्ट लेक्चर मध्ये. Okay, so what we have learned in first lesson, that is in the part 1, that is right to equality. We have learned right to equality, then right to liberty and right against exploitation. म्हणजे आपल्याला समानतेचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसबली, हे सगळं लर्न केलं होतं आपण. फ्रीडम टू फॉर्म असोसिएशन, फ्रीडम टू मूव्ह फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, freedom to reside and settle in any part of the territory, freedom to practice any lawful profession, that is freedom to liberty. What is in right to equality? समानतेचा अधिकार म्हणजे सर्व धर्म समभाव किंवा there is no discrimination, means state cannot discriminate among citizen as a superior or inferior, as a men women. म्हणजे जे शासन आहे त्याला भेदभाव करण्याचा अधिकार नाहीये किंवा उच्च नीच किंवा पुरुष स्त्री असा भेदभाव करू शकत नाही. जात पात धर्म याच्यावरून भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. दॅट इज द राईट टू इक्वॅलिटी. देन राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपलं शोषण होतं त्यावेळेला आपल्याला बोलण्याचा अधिकार आहे किंवा आपले हक्क मागण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे शोषण. जसं की आपण पाहिलं होतं की फोर्सिंग समबडी टू वर्क अगेन्स्ट हिज हर विश, ट्रीटिंग समबडी लाईक अ स्लेव्ह, एखाद्याला गुलाम समजणं, एखाद्याकडून गरजेपेक्षा जास्त काम करून घेणं, एखाद्याला त्या कामाचा मोबदला न देणं, किंवा स्ट्रेनस वर्क म्हणजे खूप जास्त मेहनतीचं काम करून घेणं, स्टार्विंग देम उपाशी ठेवणं, इल ट्रीटिंग देम म्हणजे वाईट वागणूक देणं. जनरली वुमेन, चिल्ड्रन आणि विकर सेक्शन ऑफ सोसायटी म्हणजे जे दुर्बल घटक असतात, पॉवरलेस पीपल जे दुर्बल असतात त्यांनाच अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो. तर देयर इज अ लॉ अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. . 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
आपण त्या आपलं जर एक्सप्लॉयटेशन होत असेल तर आपण शासनाकडे त्याविषयी दाद मागू शकतो. म्हणजे त्यासाठी काय आहेत हे आपण नेक्स्ट लेसन मध्ये शिकलो. फंडामेंटल राईट्स पार्ट 2 मध्ये आपण काय लर्न केलं की आपले आपले जर हक्क हिरावून घेत असेल कोणी, आपले फंडामेंटल राईट्स जर कोणी ऍग्री करत नसेल तर आपल्याला ज्युडिशियल प्रोटेक्शन भेटतं, म्हणजेच न्यायालयीन संरक्षण भेटतं आपल्याला. तर हे ज्युडिशियल प्रोटेक्शन कसं भेटतं, जसं आपण अजून काही राईट्स लर्न केले, जसं की राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, म्हणजे कुठलाही धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे आपल्याला. त्याचप्रमाणे आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. आपली लँग्वेज, आपलं स्क्रिप्ट, लँग्वेज, लिटरेचर किंवा याचं प्रमोशन करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे वी कॅन इस्टॅब्लिश इन्स्टिट्यूशन्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द लँग्वेज, म्हणजे आपली लँग्वेज डेव्हलप करू शकतो आपण. म्हणजे आपलं जे कल्चर आहे, आपलं जे रिलीजन आहे ते आपण प्रमोट करू शकतो. आपला कल्चरल युनिकनेस जो आहे तो आपण प्रिझर्व करू शकतो. कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आहे, त्याचप्रमाणे कल्चर अँड एज्युकेशनल राईट्स पण आहेत. म्हणजे आपलं जे कल्चर आहे ते आपण प्रिझर्व करू शकतो किंवा आपल्याला जे हवं ते कल्चर आपण फॉलो करू शकतो. त्याचप्रमाणे काही शैक्षणिक अधिकार पण आहेत आपल्याला, जसं की आपण पाहिलं की फर्स्ट टू 10th आपलं एज्युकेशन, बेसिक एज्युकेशन हे झालंच पाहिजे, तर त्याचा अधिकार आहे आपल्याला. राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज, म्हणजे आपले अधिकार जर हिरावून घेतले कोणी तर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काही रेमेडीज सांगितलेले आहेत. हे जे अधिकार होते, आपण जे राईट्स लर्न केले, तर ते अधिकार जर हिरावून घेण्यात आले, कोणी एन्क्रोचमेंट म्हणजे ते हक्कभंग करत असेल तर आपल्याला, किंवा इन्फ्रिजमेंट, सेम सेम मिनिंग आहे इन्फ्रिजमेंट अँड एन्क्रोचमेंट. तर आपले फंडामेंटल राईट जर कोणी एन्क्रोच करत असेल तर आपल्याकडे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काही रेमेडीज सांगितल्या. तर व्हॉट आर दॅट रेमेडीज? वी कॅन गेट ज्युडिशियल प्रोटेक्शन, म्हणजे आपल्याला न्यायालयाकडे त्यासाठी दाद मागू शकतो आपण. मग कोर्ट काय करतं, आपली कंप्लेंट कन्सिडर करतं, देन इन्व्हेस्टिगेट इट, अँड इन केस इट कन्व्हिन्स दॅट राईट्स हॅव इंडीड बीन इन्फ्रिज्ड, ओके, somebody is हिंदी, संजय प्रजापति, ओके. आज तक सारे बच्चे जो थे मराठी मीडियम के थे, तो ओके, मुझे पता नहीं था. आज से हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे. इज इट ओके फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स? Okay, so what we have learned, the court consider our complaint, investigate it, and in case it is convinced that rights have been indeed, means अगर जो कोर्ट है उनको पता चला कि अपने जो राइट्स थे, अपने अधिकार है वो इनफ्रीज हुए, मीन्स वो अधिकारों का भंग हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट वर्डिक्ट दे सकते हैं. मतलब वो जो न्याय है, न्याय की जो प्रक्रिया है, वो जो निर्णय है वो कोर्ट दे सकता है. ओके, रिट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Some are the constitutional remedies, main constitutional remedies given here. First one is habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. So I have explained everything in the last lecture, okay? So go through that lecture or recording. We have also
I have also explained some question answers. We have discussed about all question answers. So today we are moving to the new lesson, that is directive principles of state policy and fundamental duties. मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये. That is the डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स क्या? मार्गदर्शक मीन्स गाइडेंस. सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स भी है जैसे हमने आज तक सीखे हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में, और सम आर फंडामेंटल ड्यूटीज. हमारे भी कुछ ड्यूटीज है अपने कंट्री के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे भी कुछ ड्यूटीज है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. हमें जैसे अधिकार मिले हैं वैसे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभानी है. सो व्हाट आर दैट ड्यूटीज? In the last 2 chapters, we studied the fundamental rights guaranteed by our constitution. We learned what rights Indian citizens enjoy. We also learned that our rights have judicial protection. We understood the importance of fundamental rights in our individual and public lives. With this background, we shall now understand what the directive principles of state policy. So in the last 2 chapters, we studied fundamental rights guaranteed by our constitution. Means हमारे constitution, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो हमने स्टडी किए. We learned what rights Indian citizens enjoy. हमने ये सीखा कि ये जो राइट्स है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, सो वो हमारे सिटीजन है, नागरिक जो है वो कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो राइट्स कैसे एंजॉय कर सकते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट अवर राइट्स हैव जुडिशियल प्रोटेक्शन. मीन्स हमारे जो अधिकार है उनको न्यायालयीन संरक्षण मिला हुआ है. वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडिविजुअल एंड पब्लिक लाइफ. ये जो सब राइट्स है वो इंडिविजुअली मीन्स पर्सनली हम कैसे वो फॉलो कर सकते हैं, वो अधिकार कैसे मांग सकते हैं, और पब्लिक मीन्स सामाजिक तौर पे भी हम कैसे उसका वो अधिकार हमें मिल सकते हैं, उनका हमने स्टडी किया. विद दिस बैकग्राउंड वी शैल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो स्टेट की भी कोई पॉलिसीज होती है, मार्गदर्शक तत्वे उसको बोलते हैं मार्गदर्शक तत्वे. मतलब स्टेट उस बारे में क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट जो हमें दिए, तो स्टेट को भी कुछ निर्णय लेने का अधिकार होता है. तो वो स्टेट कैसे निभाता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, वो हमें आज लर्न करने. अनिकेत, आर यू देयर अनिकेत? तेजल, प्रथमेश. हॅलो मॅम. हाँ येस प्रथमेश, नेक्स्ट पार्ट रीड कर. टीचर मला तुमची स्क्रीन दिसत नव्हती आणि माझं बुक कोण? मराठीमध्ये आहे. कोण, प्रथमेश का? हा. ओके, माझे book मराठीत रीड मराठीमध्ये. कर. ओके, मराठीत रीड कर, मी एक्सप्लेन करते इंग्लिश मध्ये. टीचर स्टार्टिंग पासून वाचू? नाही नाही, फंडामेंटल राइट्स. कोणतं टीचर? सेकंड पॅराग्राफ. ओके ओके. मूलभूत हक्क शासनाच्या अधिकारावर निर्बंध घालतात. खालील सूची व वाचा म्हणजे शासनावर कोणते निर्बंध असतात हे लक्षात येईल. उदाहरणार्थ
शासनाने नागरिकांमध्ये जात, धर्म, वंश, भाषा व लिंग यावर आधारित भेद करू नये. कोणालाही कायद्यापुढील समानता व कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारू नये. कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित हिरावून घेऊ नये. धार्मिक कर लादू नये. शासनाने काय करावे याविषयी काही सूचना संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत. या सूचनांचा हेतू म्हणजे संविधानाच्या उद्देशिकेत जी उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत ती प्राप्त करण्यासाठीचे मार्गदर्शन होय. म्हणूनच या सूचनांना मार्गदर्शक तत्वे असे म्हटले जाते. ओके, वेट. फंडामेंटल राइट्स पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो पावर होता है, मीन्स शासन के जो अधिकार होते हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकार होते हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं. ये फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाते कि लोगों को जो अधिकार मिले उनको वो फॉलो करने होते, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. A few such restriction upon the state are listed below. तो स्टेट के ऊपर कौन से रेस्ट्रिक्शन बने हुए हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. जो रेस्ट्रिक्शन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, प्रीएम्बल में जो रेस्ट्रिक्शंस बना के रखे हैं उसको ही बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो व्हाट आर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? State shall not discriminate between and among citizens on the basis of caste, religion, race, language और sex. ये बहुत बार सुना है हमने कि जो शासन है वो भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. जात पात, धर्म, रिलीजन, भाषा या लिंग, इस आधार पर वो शासन जो है भेदभाव नहीं कर सकता. State shall not deny anybody equality before the law and equal protection of the law. जो समानता का अधिकार मिला है वो सबको इक्वल मिला है, उसके ऊपर शासन और सबको समान प्रोटेक्शन मिला हुआ है. कायदे से सबको समान प्रोटेक्शन मिला हुआ है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ. कोई किसी का जीवित जो है वो छीन नहीं सकता. मतलब कोणी कुणाचं जीवित जे आहे ते हिरावून घेऊ शकत नाही, म्हणजेच कोणी कुणाला मारू शकत नाही, कील करू शकत नाही. कोई किसी को मार नहीं सकता. स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस. गवर्नमेंट जो है किसी के ऊपर धार्मिक टैक्स जो होता है, रिलीजियस टैक्स जो होता है वो इम्पोज नहीं कर सकता. मतलब धार्मिक कर बोलते हैं उसको, या टैक्स पता होगा आपको. तो ये जो टैक्स है वो पे करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को. जो बाकी जो टैक्सेस होते हैं जो हम पे करते हैं, अब हमें जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा एज अ टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. उसमें से ही हमारे ये जो सब प्रोग्रेस चल रहा है, डेवलपमेंट होते हैं कंट्री में, वो होते रहते हैं क्योंकि हम उन्हें टैक्स पे करते हैं. पर रिलीजियस टैक्सेस जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है. जो धर्म से रिलेटेड है, मीन्स मंदिर से रिलेटेड है, अपने हमें कई संस्था स्थापन की है अपने धर्म को, हिंदू धर्म की संस्था है या फिर क्रिश्चियन की संस्था है, तो उस संस्था से कर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती. स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्स. अंडरस्टूड? जो हिंदी स्टूडेंट आया है, स्क्रीन दिसत नाही का? लेट मी चेक. ओके, आता दिसतीये? ओके, युअर बुक इज इन हिंदी. I am explaining in Hindi also, but most of the students are Marathi and from English medium, and also their mother tongue is Marathi. Who are in English medium,
they are also from Marathi, na? They are speaking Marathi language, so they understood Marathi. बट इन केस आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हो तो आप पूछ सकते हो. रितिका प्रजापति. ओके ओके रितिका, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हो. समझ में आ रहा है आपको? ओके. The constitution has given express instruction to the state about what policies it should be undertaken. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट को समझाया है कि कौन से मतलब गाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइड किया है कि कौन सी पॉलिसीज ये फॉलो करनी है. स्टेट गवर्नमेंट जो है कौन सी पॉलिसीज फॉलो करेगा, व्हाट पॉलिसीज इट शुड अंडरटेक, मीन्स कौन सी पॉलिसीज उसको फॉलो करनी है. दिस is in the nature of giving directives or guidelines about how to achieve the goals expressed in the preamble. So ये डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस की तौर पे उन्होंने प्रीएम्बल में सब चीजें जो है वो एक्सप्रेस की है. मीन्स हमारे जो गोल्स है, क्या रूल्स होने चाहिए, देश कैसे चलाना चाहिए, ये जो उद्दिष्ट है उसको बोलते हैं गोल्स. तो वो सब गोल्स जो है वो प्रीएम्बल में मेंशन किए हुए हैं. मीन्स हमारे जो संविधान का प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, उसमें वो सब मेंशन किया हुआ है. हेंस दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मीन्स मार्गदर्शक तत्वे ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन्स शासनाचे मार्गदर्शक तत्वे. Why were the directives included? ये सब डायरेक्टिव जो है, ये जो गाइडेंस है, उसकी क्या जरूरत है? ये जो डायरेक्शन सब कॉन्स्टिट्यूशन में दे के रखे हैं कि स्टेट को ऐसे फॉलो करना चाहिए. फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि कोर्ट जो है, जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है हमें, तो कोर्ट को भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. तो इन सब की क्या जरूरत है? व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज ये सब जो है हमारे भले के लिए, वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री. मीन्स ये सब जो है हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी देश की प्रगति के लिए ये सब बनाया हुआ है. Why were the directives included? When India won independence, we faced a great challenge of establishing order and carrying out smooth administration. इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तब क्या हुआ था, तो हमारे एक चैलेंज बना हुआ था कि सारी चीजें जो इस्टेब्लिश करनी है वो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो है वो स्मूथली चलना चाहिए. इसके लिए ये हमारे देश के सामने बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सालों तक तो हमारे ऊपर अंग्रेज जो है वो राज्य करते थे. उसके बाद हमें बहुत स्ट्रगल करके हमें इंडिपेंडेंस मिला. पर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तुरंत तो सब चीजें सही नहीं हो सकती. एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक्सपीरियंस उस समय नहीं था बहुत लोगों के पास. तो ये सब चीजें स्मूथली चलने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के ऊपर, और वो जो प्रशासन है उसके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज था. Eradication of poverty, backwardness and illiteracy had to be urgently pursued. Means पॉवर्टी मीन्स दरिद्रता है ना, गरीबी. इरेडिक्शन ऑफ दरिद्रता निर्मूलन मतलब गरीबी हटाना. बैकवर्डनेस मीन्स मागासलेपना बोलते हैं. मागास मीन्स जो
बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था हमारे देश में। जैसे हाई क्लास वाले लोग और बैकवर्ड मींस हाई कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो हटाना जरूरी था। इलिटरेसी मींस अशिक्षितता मीन्स लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, तो वो इलिटरेसी हटानी भी जरूरी थी। सो ये सब चैलेंज था हमारे देश के सामने। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, इलिटरेसी, दीज आर ऑल दीज वेर ऑल challenges. The task of nation building had to be undertaken. ये सब हटाने के अलावा और भी काम था नेशन बिल्डिंग का। हमारा मीन्स राष्ट्र जो है, राष्ट्र को हमें आगे लेके जाना था। राष्ट्र बांधनी बोलते हैं उसको, मतलब जैसे घर बांधते, एक एक पत्थर रख के हम घर बांधते, वैसे ये देश चलाना, मतलब सब चीजें सही जगह पे रखना, वो भी एक बांधना ही हुआ ना, उसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे देश के सामने। मानस, Yes, teacher. रीड नेक्स्ट पार्ट। Some important, not teacher, that द गोल ऑफ पीपल्स वेलफेयर। the goal of people's welfare had to be achieved. In short, India had to be transformed into a developed and progressive nation. The Constitution has specified the subject to which the Union and state governments should give priority in their policies for people's welfare through the directive principles of state policy. Each directive contains a subject for the state policy. The markers of the Indian Constitution मेकर्स, makers of the Indian Constitution had realized that it would require a lot of resource if all these policies were to be implemented at the same time. That is the reason why they did not make the directive binding upon the state like the fundamental rights. They expected that states should implement them slowly and steadily. ओके। सो why were the directives included मीन्स ये सब मार्गदर्शक तत्वें जो दी है वो क्यों इंक्लूड की है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने देखा कि जब इंडिपेंडेंस मिला तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था गरीबी हटाना, बैकवर्डनेस हटाना, इलिटरेसी अशिक्षितता हटाना, नेशन बिल्डिंग करना। इसके लिए एक न्यू पॉलिसीज लाई गई। द गोल ऑफ पीपल्स वेलफेयर, तो वो पॉलिसी का गोल क्या था? ये सारी चीजें जो चल रही है क्यों चल रही है? बिकॉज फॉर द पीपल्स वेलफेयर मीन्स लोगों के अच्छे के लिए चल रही है। द गोल ऑफ पीपल्स वेलफेयर हैड टू बी अचीव्ड। लोगों का जो वेलफेयर था मीन्स लोगों की भलाई होनी चाहिए थी, लोगों की प्रोग्रेस प्रगति होनी चाहिए थी, वो एक गोल था देश के सामने। इन शॉर्ट, इंडिया हैड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन। अपने अपना इंडिया जो बैकवर्ड रह गया था, मतलब गुलामगिरी में था बहुत सालों से, 100-150 सालों से अंग्रेजों की गुलामी में था, तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना था किसमें? तो डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन में, मतलब एक विकसित एंड प्रगतिशील देश में हमें उसको कन्वर्ट करना था, ट्रांसफॉर्म करना था। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक गोल था हमारे देश के सामने, गरीबी हटाना, बैकवर्डनेस हटाना, इलिटरेसी हटाना और नेशन बिल्डिंग करना, उसके बाद अपने देश को डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव नेशन बनाना। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द सब्जेक्ट
to which the union and state government should give priority in their policies for people's welfare through the directive principle of state policy. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, मतलब जो सारे राज्य के शासन करता जो है, गवर्नमेंट जो है, उनके लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया लोगों के वेलफेयर के लिए, फॉर द पीपल्स वेलफेयर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसा करके एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो पार्ट है उसमें सारी पॉलिसीज दी हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट को लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके लिए क्या रूल्स है, व्हाट शुड दे डू और व्हाट शुड दे नॉट डू, है ना। इस टाइप की एक रूल बुक बनाई हुई है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल बुक बनाई गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की लोगों के प्रति, उनके स्टेट के लोगों के प्रति क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। ईच डायरेक्टिव कंटेन्स अ सब्जेक्ट फॉर द स्टेट पॉलिसी। हर एक डायरेक्टिव में जो बनाया गया, हर एक मार्गदर्शन जो किया गया, उसमें स्टेट पॉलिसी का एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट था कि स्टेट पॉलिसी। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had realized that it would be require a lot of resources if all these policies were to be implemented at the same time. मीन्स बहुत सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखी तो गई, बहुत सारे रूल्स तो लिखे गए, पर जो मेकर्स थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, अब हमने देखा कि बाबा साहेब आम्बेडकर वगैरह सबने मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उनको रियलाइज हुआ, मतलब उनको ध्यान में आया कि ये सब जो इंस्टीट्यूशन में लिखा गया है हमने सब इंक्लूड तो कर दिया, पर ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है, एक ही बार में सारी चीजें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज बिकॉज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्स। मीन्स उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। रिसोर्स मीन्स रिसोर्स को क्या बोलते हैं मराठी में, खूप सगळे स्त्रोत आवश्यक असतात त्याला, हे सगळं फॉलो करण्यासाठी खूप सगळा पैसा आवश्यक आहे। तर ह्या पॉलिसीज एकाच वेळेला सगळ्या फॉलो नाही होऊ शकत। स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे एकाच वेळेला सगळ्या पॉलिसीज नहीं फॉलो करू शकत। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको होमवर्क भी करना है, मम्मी ने घर का काम भी बताया, फिर आपको स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट बनाना है वो भी बताया, फिर किसी ने आके घर में फंक्शन भी चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सारी चीजें मैं एक साथ नहीं कर सकती, एक तो पढ़ाई एक आपके एग्जाम भी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, सब एक साथ नहीं कर सकती, मैं वन बाय वन करूंगी, है ना। मम्मी अभी मुझे काम मत बता स्कूल का, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, मेरी एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगी फिर मुझे काम बताना। तो ऐसा ही हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसमें सारी पॉलिसीज थी, पर वो एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी। दैट इज द रीजन व्हाई दे डिड नॉट मेक द डायरेक्टिव्स बाइंडिंग अपॉन द स्टेट लाइक द फंडामेंटल राइट्स। सो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया उनको, स्टेट को थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया। जैसे फंडामेंटल राइट्स फॉलो करना जरूरी है, वैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सारे एक साथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस वो खुद भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से चेंजेस उनमें कर सकता है। That is the reason why they did not make directive bindings upon the state like fundamental rights. Fundamental rights जैसे एकदम जरूरी किए गए थे, इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने जरूरी नहीं थे, धीरे धीरे वो फॉलो कर सकते। They expected that state should implemented them slowly and steadily. उनका एक्सपेक्टेशन था कि अपना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्टेडीली वो सारे जो रूल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकता है। इम्प्लिमेंट करना मीन्स अंमलबजावणी करणे म्हणजे
वो रूल्स है वो धीरे धीरे इसमें लाना, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग हो सकता है हिंदी में? अभी हिंदी बुक तो नहीं है मेरे पास, और रितिका ने लेफ्ट भी किया है क्लास। आर यू देयर रितिका? रितिका, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, आप नेक्स्ट पार्ट रीड करोगे क्या? बुक है आपके पास? यस मैम। लेसन। लेसन में नहीं पता आपको? पूछना चाहिए था ना पहले। मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स रिवीजन किया, फिर हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया। आफ्टर 10 और 12 मिनट्स के बाद हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया। आपके पास बुक है? यस मैम। सो ओपन द बुक, सिविक्स लेसन 6। तो आप क्या कर रहे थे? जस्ट मैं एक्सप्लेन भी कर दूं, हिंदी में करूं इंग्लिश में करूं, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बुक में आप नहीं देखोगे या फिर स्क्रीन पे आप ध्यान नहीं दोगे। आपको मेरे साथ रीड करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी रीड करेंगे, मराठी वाले मराठी रीड करेंगे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मराठी में भी समझा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में उनको भी सारे मीनिंग्स बताती हूँ। पेज नंबर 83 निकालो। मिला? यस मैम। 6th लेसन निकालो अभी। यस। सिर्फ सुन के आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। बुक साथ में रखनी है, हमेशा ओपन करके रखनी है। अब आज मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं हिंदी में समझा रही हूँ, अदरवाइज मराठी में ही हम लोग समझाते हैं। पर आपके लिए मैंने हिंदी में समझाना स्टार्ट किया था। आपको भी बुक ओपन करनी चाहिए। ओके। सम इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आपको रीड करना है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है सेम आपको आपके बुक में भी दिखेगा। मैम रीड करना है। हाँ, रीड करना है। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक संस्थान सरकार सभी को सुनाई नहीं दिया, फिर से रीड करो। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक संस्थान सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे, इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। सेकंड, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे। थर्ड पॉइंट, लोगों के स्वस्थ सुधार हेतु उपाय योजना करे। फोर्थ, पर्यावरण की रक्षा करे। फिफ्थ, राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण करे। ओके, धन्यवाद। लास्ट वाला रह गया। यस। सिक्स, समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करें तथा उनके लिए विकास के
अवसर उपलब्ध कर दे। 8. ओके रितिका, एवरी टाइम यू हैव टू ओपन योर बुक। ओके डन। यस मैम. ओके अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। एव्हरीबडी मराठी स्टुडंट असतील, इंग्लिश मीडियमचं तर समजू शकतो, कारण की वहां पे आपको ये मोबाइल में तो स्क्रीन दिख रही है, बट अदरवाइज मराठी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, उनको बुक साथ में रखनी है, या फिर आपका जो पीडीएफ रहेगा मोबाइल में, तो वो आप ओपन करके रख सकते हो। द स्टेट शुड सिक्योर, और जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग भी लिखने हैं, नोट डाउन करने मीनिंग सब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। The state should secure adequate means of livelihood to all citizens without any gender discrimination. मतलब स्टेट को क्या प्रोवाइड करना है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स उपजीविका का जो साधन होता है, सबको काम मिलना चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना हम, सबको नौकरी मिलनी चाहिए। तो उपजीविका का साधन मतलब कुछ ना कुछ सबको जॉब मिलनी चाहिए कि उनका जो लाइवलीहुड है, उपजीविका है, वो चल सके। मतलब रोजी रोटी बोलते हैं हम उसको, है ना हिंदी में, तो वो रोजी रोटी चल सके, ऐसा कुछ सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स उसमें जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। जैसे पुरुषों को अच्छा काम दे दिया, स्त्री है तो उनको अच्छा काम नहीं मिला, तो ये काम स्त्रियां नहीं कर सकती, ये काम बस पुरुष ही कर सकते, ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सबको लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए सारे सिटीजन्स को विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स बिना किसी लिंग भेदभाव के। द स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अभी एक स्कूल में एक टीचर और मतलब मेन है, सर है, और एक मैम है, मेन विमेन काम कर रही है, तो उनको स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे, दोनों को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल वर्क कर रहे हैं, इक्वली मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों को जो है पेमेंट, जो पे जो है उसका मुबदला बोलते हैं हम लोग, कॉम्पेंसेशन, वो एक समान होना चाहिए। द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। स्टेट गवर्नमेंट को लोगों की हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा अपना जो एनवायरमेंट है, परिसर जो है अपना, उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। और हमारे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, मीन्स प्राणी है, उनको ऐसे कुछ उपाय योजना करनी चाहिए कि हमेशा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारा फॉरेस्ट है वो सेफ रहे, वाइल्ड लाइफ सेफ रहे, इसलिए हमेशा उनको कुछ ना कुछ कार्यरत रहना चाहिए। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। स्टेट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हमारी सारी स्मारकें जो है, मीन्स हर एक तरह के स्टैचूज होते हैं, शिवाजी महाराज के, कहीं कहीं अम्बेडकर के बने हुए, ये जो स्मारक है उसको स्मारक बोलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ये मतलब राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पुतले होते हैं, स्टैचूज होते हैं, या फिर फोर्ट्स होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें जो होती है, ये सब जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के प्रति अपना अर्थशास्त्र जो है
और अपना शिक्षण जो है, एज्युकेशन जो है, उसके प्रती हमेशा स्पेशल केअर होनी चाहिए. स्पेशल त्याची विशिष्ट प्रकारे काळजी घेणं आवश्यक आहे. आपलं आपलं जे शिक्षण आहे मीन्स हमारे एजुकेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस करना, सिलेबस चेंज करना हुआ, या फिर इकोनॉमिक चेंजेस हुए, जो अर्थशास्त्र है मीन्स जिससे हमारी पूरी कंट्री चल रही है, उसको अर्थशास्त्र मीन्स जो मनी मैटर्स बोलते हैं उसको, पैसों से रिलेटेड सब जो चीजें हैं जिसकी वजह से देश चल रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो उसकी हमेशा स्पेशल केयर करनी चाहिए. ऑल्सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल. जो गरीब लोग है, वीकर सेक्शन मीन्स दुर्बल घटक, जो हमारे कंट्री के गरीब लोग हैं, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं मतलब लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो, और आदिवासी जो होते हैं उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए. समझ में आ रहा है? मराठी मीडियम स्टुडंटसाठी थोडस चेंज असेल आता ह्या वेळेस, पण समजते का तुम्हाला? ओके. ओके दीपिका, Yes, ma'am. रीड नेक्स्ट पार्ट. The state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age, sickness, etc. The state shall secure a uniform civil code applicable to the entire country. Can you tell? There is a directive to ensure equal pay for equal work. Which principles and ideals of the Constitution will be realized with this directive? Why does it happen that in spite of doing the same work, women are paid less than men? Do this. Apart from the above directives, there are others that specify what the state should do in order to bring about the welfare of the people. A few issues have been listed below. Find out the directive that is relevant in this context with the help of your teacher. For example, foreign policy. It should be the policy of the state to endeavor to secure the promotion of international peace and security. A. Girls' education. B. Upbringing of children in a healthy and happy atmosphere. C. Improvement in agriculture. Directive principles of state policy and fundamental rights. Try to ओके ओके, वेट वेट वेट, पहले ये समझ लेते हैं. The state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age, sickness, etc. मीन्स स्टेट को एक पब्लिक असिस्टेंस असिस्ट करता है, मतलब क्या करता है वो हमें गाइड करता है ना, समझाता है, हमारे साथ रहता है. ऐसा कोई असिस्टेंट सिटीजन्स के लिए रखना चाहिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है कोई, मीन्स ओल्ड एज कोई इंसान है, या फिर कोई सिक पीपल है, कोई बीमार है, तो उसके लिए कोई असिस्टेंट होना चाहिए जो उनका ख्याल रख सके. द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री. स्टेट को एक कोड सिविल कोड रखना चाहिए जो पूरी कंट्री को एक जैसा सिक्योर करके रख सके. ओके, सो दीज आर सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशक या फिर हम बोल सकते हैं मार्गदर्शक प्रिंसिपल्स. तर काय काय पाहिलं आपण? स्टेट को हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जरूरी है कि जो हमें लाइवलीहुड का कुछ मीन्स प्रोवाइड करे, हर एक सिटीजन्स को लाइवलीहुड का कुछ मीन प्रोवाइड करे,
equal pay for the equal work for both men and women. Equal work, equal pay. Okay. Third one is secure improvement of public health. Then protect environment, protect forest, wildlife, etc. Protect monuments and historic places. Then promote some special or give some special care to the educational and economic interest of weaker section of the society, like scheduled caste and tribes. Then provide a public assistance to the citizens in case of old age, sickness, unemployment. Then secure a uniform civil code applicable to the entire country. Okay. There is a directive to ensure equal pay for equal work. Which principle and ideals of the constitution will be realized with this directive? Why does it happen that in spite of doing same work, women are paid less than men? There is a, आत्ताच आपण पाहिलं ना. Second one is equal pay for equal work. सेकंड प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे, वो डायरेक्टिव यहाँ पे फॉलो होता है. विच प्रिंसिपल? दैट सेकंड प्रिंसिपल है ना. सेकंड प्रिंसिपल विल रियलाइज विथ दिस डायरेक्टिव. व्हाई डज इट हैपन दैट इन स्पाइट ऑफ डुईंग सेम वर्क? मीन्स असं का घडतं की एकसारखं काम करून सुद्धा मेन आणि वुमेन आहे, मेन पेक्षा विमेनला कमी पेमेंट केलं जातं? असं का घडतं? कमी मोबदला दिला जातो त्यांना. ऐसे क्यों होता है कि विमेन्स को हमेशा कम सैलरी दी जाती है मेंस के मुकाबले? किसी को पता है? एनीबडी? एनी आंसर? एनी सजेशन? हाँ दीपिका बताओ. कारण लेडीजला कमजोर समजलं जातं. करेक्ट. लेडीज को हमेशा वीक समझा जाता है या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. हमेशा ये डिस्क्रिमिनेशन होता है. मेन और वुमेन हमारे देश में पहले से विमेन्स को हमेशा कमजोर समझा गया है कि विमेन घर का ही काम कर सकती है. ऐसा मतलब पुराने जमाने में बिफोर 2 और 3 जनरेशंस ऐसा था कि विमेन सिर्फ घर का काम कर सकती है, बाहर का काम वो क्या करेगी, है ना, वो क्या पढ़ेगी लिखेगी. तो वही जो मेंटेलिटी है वो सेम मेंटेलिटी आज भी कभी कभी देखने को मिलती है. तो कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा होता है, कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि विमेन को कम पे किया जाता है मेंस के मुकाबले. So why does this happen? So there was a culture before some generations. There was a culture that women is weak than men's. पर धीरे धीरे वुमेन जो है वो पढ़ती गई और मेंस के बराबर आज तो स्त्री जो है वो हर एक काम कर सकती है, पायलट हो सकती है, और क्या बोल सकते हैं, हर एक काम कर सकती है. वो मिलिट्री में है, आर्मी में है, वो क्रिकेटर भी है, वो आज हर एक खेल खेल सकती है ना. तो वुमेन्स जो है वो मेन से कहीं भी पीछे नहीं है. इवन हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में भी कि वीमेन्स आजकल कंडक्टर, ड्राइवर्स भी बन चुकी है ना. दिस इज द, पहले हम देखते थे, हम छोटे थे तब देखते थे कि लेडी कंडक्टर नहीं होती थी. आजकल तो लेडी कंडक्टर भी देखने को मिलती है. मीन्स ट्रैफिक पुलिस होती है ना, ट्रैफिक पुलिस विमेन. सो हर एक काम वो कर सकती है. ओके, जस्ट ये डू दिस देखते हैं हम लोग और फिर हो जाएगा हमारा क्लास. Apart from the above directives, there are others that specify what the state should do in order to bring
अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ऊपर जो डायरेक्टिव दिए हैं वो तो ठीक है, पर उसके अलावा भी पीपल्स वेलफेयर मीन्स लोगों के भले के लिए स्टेट और क्या कर सकता है। अ फ्यू इश्यूज हैव बीन लिस्टेड बिलो। फाइंड आउट द डायरेक्टिव दैट इज रिलेवेंट इन दिस कंस्टेंट टू हेल्प योर टीचर। मीन्स नीचे कुछ इश्यूज दिए गए हैं, तो क्या डायरेक्टिव हो सकते हैं स्टेट के, स्टेट उस मामले में क्या कर सकता है वो हमें थोड़ा सा बताना है। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मीन्स क्या, जो मैटर रहते, परराष्ट्र धोरण बोलते हैं उसको, मीन्स फॉरेन से रिलेटेड जो मैटर रहते अपने कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज जो हमारे उन और उनके रिलेशंस रहते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां की कुछ चीजें हम इधर लाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट, अपने यहाँ की चीजें उधर सेल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कुछ पॉलिटिक्स होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। So it should be the policy of the state to endeavor to secure the promotion of international peace and security। तो फॉरेन पॉलिसी में स्टेट को क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मीन्स अंतरराष्ट्रीय शांतता और संरक्षण स्थापन करने के लिए काम करना चाहिए। जैसे देश में शांतता बनी रहे इसलिए हम काम करते हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे दुनिया में शांतता बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, उसके लिए भी स्टेट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, डायरेक्टिव्स बनाने चाहिए। वैसे ही हमें गर्ल्स एजुकेशन में क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, क्या डायरेक्टिव हो सकते हैं। अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ हेल्दी एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर, छोटे बच्चों के अपब्रिंगिंग मतलब उनके विकास के लिए, उनके हेल्दी होने के लिए, हैप्पी, उनका जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है वो हैप्पी, खुश रहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उसके बाद एग्रीकल्चर मीन्स खेती में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ नॉलेज हो। गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। हेलो एवरीवन, am I audible? ओके, तो गर्ल्स के एजुकेशन में क्या कर सकता है। कोई बता सकता है। गर्ल्स के लिए तो है ही, आजकल तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, पहले कैसे था कि गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनसे घर का काम करवाया जाता था। अभी तो वो सिचुएशन नहीं है, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने ये सारे डायरेक्टिव्स फॉलो किए हुए हैं कि एवरी गर्ल शुड टेक एजुकेशन, एवरी गर्ल शुड गो टू स्कूल, है ना। एवरी गर्ल को अभी ये राइट है कि वो स्कूल एजुकेशन ले सकती है, पढ़ लिख सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑलरेडी जो विलेजेस थे वहां पे भी स्कूल ओपन किए। पहले विलेजेस में भी नहीं भेजा जाता था गर्ल्स को स्कूल में, तो फिर उनको जबरदस्ती, कई बार तो ऐसा किया कि जबरदस्ती हर एक घर में जाके जहां जहां पे गर्ल्स है उनको बुला के स्कूल में बुलाया गया, उनको स्कूल में पढ़ाया गया। तो ये सब ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने गर्ल्स स्कूल्स खोले। कभी कभी ऐसा रहता था कि बॉयज और गर्ल्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल बनवाया गवर्नमेंट ने, जहां पे सिर्फ गर्ल्स का एजुकेशन होता है। गर्ल्स हॉस्टल बनवाए, गर्ल्स स्कूल बनवाए। तो दिस दिस विल कम इन गर्ल्स एजुकेशन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Okay, everyone. Till that time, revise everything. Revise that 2 pages, what we have learned. New students, also you have to revise all the things.
Okay, bye everyone. Bye, teacher. Good night. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Good night. Bye. Homework I will upload on Google Classroom. Bye, ma'am. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night.